सभी लोग खाना खा लिए थे। अर्नव और सरोजनी जी भी खाना खा लिए थे। सरोजनी जी आशी के कमरे में आई और कहने लगी, अब हम चलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर हम संगीत के फंक्शन में ज़रूर आएंगे। इतना कहकर आशी के गले लग जाती है। आशी भी खुश होकर के सरोजनी जी से कहने लगी, ओके दादी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और दादाजी का भी। निशा जी भी वहीं पर थी और वह भी आशी को गले लगा ली और कहने लगी, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस घर का भी। जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक आप यहाँ रहिए। शादी के बाद मेरा बेटा आपकी मम्मी के यहाँ रहने देंगे नहीं, लेकर ज़रूर आएंगे, मगर साथ लेकर जाएंगे। इतना सुनकर अर्नव पीछे से आता हुआ कहने लगा, नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। आशी की खुशी में ही मेरी खुशी है। आशी आंटी जी के घर आना चाहती है तो जब भी मन हो आकर मिल सकती है अपनी मम्मी से। मैं कभी भी रोकूंगा नहीं। इस वक्त सभी लोग आशी के कमरे में आए हुए थे। निशा जी, अर्नव, आपकी शादी होने वाली है, अभी भी आप आंटी जी ही बोलेंगे क्या लता जी को? अब आप तो मम्मी बुलाना सीख लीजिए। अर्नव इस वक्त शर्मा गया और कहने लगा, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही याद दिला दिया मुझे, मैं तो भूल ही गया था। अब से मैं बिल्कुल भी आंटी को आंटी नहीं बल्कि मम्मी ही बोलूँगा। क्यों लता आंटी, सही है ना लता जी? अभी फिर आपने बोला मुझे आंटी जी। ओहो सॉरी मम्मी जी, अर्नव स्माइल करते हुए बोला था। सब लोग हंस पड़े। सब लोग विदा लेकर के आशी से मिलकर चले गए। अर्नव के जाने के बाद आशी को बहुत ज़्यादा ही अर्नव की याद आने लगी। उसकी शरारत किए हुए बातें वह बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। उसकी मेहंदी भी गहरी हो चुकी थी। मेहंदी देखकर लता जी, सच में बेटा अर्नव आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो देखिए आपकी मेहंदी कितनी अच्छी रंग लाई है। सिमरन भी वहीं थी, वह भी कहने लगी, सच में अर्नव जी की तरह कोई भी प्यार नहीं करता है। अर्नव जी की तरह कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। वह बहुत ज़्यादा ही केयर और लविंग हस्बैंड होने वाले हैं। देख लीजिएगा आपको कितना प्यार करेंगे। अभी ही यह हाल है तो शादी के बाद तो और भी आपको ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देंगे। इतना अभी बात हो ही रहा था कि अर्नव का फ़ोन भी आ गया। फ़ोन पर आए हुए नंबर को देखकर सिमरन कहने लगी, वाह, नाम लेते ही उनका कॉल भी आ गया। मुझे तो उम्मीद नहीं था कि वह कॉल करेंगे। अच्छा आशी जी, क्या मैं अर्नव जी को जीजू बोल सकती हूँ? क्योंकि हम दोनों तो एक अच्छे फ्रेंड हैं ना लता जी? हाँ क्यों नहीं। आशी की कोई बहन नहीं है तो आप ही बहन बन जाओ, और अर्नव की कोई साली नहीं है तो आप ही साली बन जाओ। अजय भी कमरे में आया और कहने लगा, क्या बातें हो रही है, कौन किसका साली और जीजा बन रहा है? आशी ने भी अर्नव का कॉल उठाकर कह दी कि मैं आपसे कुछ देर के बाद में बात करती हूँ। अर्नव भी समझ गया कि सब लोग उसके पास बैठे हुए हैं। शादी का घर है तो सब लोग होंगे ही। सारे रिश्तेदार तो आसपास में ही रहते थे, इसीलिए वह अपने घर चले जाते थे। घर पर केवल घर वाले ही होते थे। सिमरन अजय को सारी बातें बता दी। अजय कहने लगा, इसमें कौन सोचने की बात है, मेरे भी तो कोई साली नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? अजय को अपना जीजू नहीं बोलूँगी आप, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पहले से दूसरा है और बन चुका है। फिर आप क्यों ऐसे कहेंगे? लता जी, क्या हुआ बच्चा, इसमें इस तरह से गुस्सा करने वाली क्या बात है? बच्चे हैं, क्या हो गया? और मुझे अब नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग भी सो जाइए। आशी बेटा, आप भी सो जाओ, सुबह बहुत सारी रस्में करनी हैं, तो फिर आप थक जाएंगी ना। आशी, ओके माँ, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाइए। लता जी यह कह करके चली गई। सिमरन भी कुछ देर आशी के साथ बात करने के बाद वह भी चली गई। अजय तो पहले ही चला गया था। आशी ने फ़ौरन से अर्नव को कॉल की। अर्नव जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन उठाते ही कहने लगा, क्या हुआ बच्चे, सब लोग आपके पास थे क्या? आशी, अभी अभी सब लोग तो गए हैं, सब लोग बातें कर रहे थे शादी की। अच्छा, और वैसे आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी आज। वैसे कल क्या पहनने वाली हैं? कल तो संगीत है ना? तो फिर मैं कल आपसे मिलता हूँ बच्चा, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, पता नहीं मुझे थकावट क्यों हो रखा है। इतना सुनकर आशी कहने लगी, क्या आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं? अर्नव कहा, काम कुछ इतना बढ़ गया है ना कि फिर शादी का माहौल भी तो है ना, खाने का वक्त ही नहीं हो पा रहा है। आशी, ख्याल रखिए अपना अर्नव जी, ऐसे कैसे चलेगा?
मैं होती तो आप ऐसे नहीं करते ना मेरी जान। ऐसी कोई बात नहीं है, और बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर दोनों इतना बात करके दोनों सोने के लिए चले गए, क्योंकि दोनों थक गए थे और फिर कल भी बहुत सारी रस्में करनी थी, तो उन दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह आसी की नींद 8 बजे खुली। वह फ़ौरन से उठ करके वॉशरूम में चली गई, पर उसे कहाँ पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इस बात से अनजान वह खुशी खुशी संगीत के लिए रेडी होने लगी। संगीत अभी कुछ देर के बाद होने वाली थी, तो वह बस अभी कैजुअल ड्रेस में नीचे आई। नीचे सारी तैयारियां चल रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था कि अचानक से एक आदमी और एक औरत उसे घर में दाखिल हुए। वह औरत घर के बाहर बने गार्डन एरिया की तरफ से बॉडीगार्ड्स की नज़रों से वह बचते हुए घर के अंदर हॉल तक आ गई। जैसे ही उस औरत की नज़रों से आसी की नज़रें मिली, वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आसी की चीख भरी आवाज़ सुन करके दौड़े भागे लता जी, कैलाश जी और अजय फ़ौरन से हॉल में आए। तब तक से वह आदमी भी हॉल में आ चुका था और वह आसी के हाथों को पकड़ लिया था। वह आदमी और औरत कोई और नहीं बल्कि आसी के अंकल और आंटी थे, और वह आसी को पकड़े हुए आदमी भी वही था जो कि आसी के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी आसी को अपनी आंखों में बसा लिया था और उसके सपने देखने लगा था, और वह आशी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार था। यही वजह था कि मिस्टर कुमार अर्णव के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता था, वरना उसके अंदर कहाँ से इतना हिम्मत आता। इन्हीं लोगों की वजह से उसे एक सीढ़ी मिल चुकी थी, जो कि वह अर्णव के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वह तो उन लोगों के जरिए ही अर्णव और उसके परिवार वाले को तोड़ना चाहता था, और वह आशी के बारे में भी जानता था। उसी ने आशी के अंकल आंटी को उस आदमी को सारे घर का पता दे चुका था। वह शेखावत आसी के हाथों को पकड़ के कहने लगा, इतने दिनों से बहुत तुम बच ली मुझसे, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। बहुत तुमने मुझे परेशान कर लिया, अब सीधी तरह से चलो मेरे साथ। आशी की इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। अजय यह देख कर के फ़ौरन से कहने लगा, आशी का हाथ छोड़ दो, वरना तुम जो भी हो बहुत पछताओगे। वह शेखावत ठहाके लगा के हंसने लगा और कहने लगा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सबक सिखाओगे, मुझे धमकी दे रहे हो, अभी जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। और वह एक हाथों में गन लिए हुए आसी के ऊपर ताने हुए था। आसी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इस वक्त वह पसीने पसीने हो गई थी। डर की वजह से वो आदमी उसको लेकर के धीरे धीरे बाहर जाने लगा था। सिमरन अंदर थी और वह फ़ौरन से अर्णव को कॉल कर दी। अर्णव यह सुनकर के तो पूरे हैरान हो गया, और वह गुस्से में अपने हाथ की मुठिया कस लिया और दांत पीसते हुए कहने लगा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, जो 2 कौड़ी के लोग अभी समझते क्या है अपने आप को। विजय भी घर पर ही था। विजय और अर्णव फ़ौरन से गाड़ी में बैठते हैं और आशी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर उसके आने से पहले ही यहाँ पर वह इंसान बहुत ही ज़्यादा सबको डराया हुआ था। वह हाथों में गन लिए हुए सबके ऊपर ताने हुए था। आशी की आंटी कहने लगी, तुम इतने दिनों से हमसे बच कर के कहाँ जाओगी? हम तो तुम्हें आज बेच कर ही रहेंगे। आखिर हमने इस इंसान का पैसा जो लिया है, यह इंसान हमें भी परेशान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम अपने आप को समझ कर के क्या रखी हो? इस महल में रह कर के अपने आप को महारानी समझने लगी हो, इन लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो। वह चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, यह लड़की बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग जो भी हो, इस लड़की को जाने दो। आप लोगों को इस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लड़की मेरी भी सगी नहीं हुई तो आप लोगों की क्या सगी होगी? अपने पति की नहीं हुई। यह इस इंसान की पत्नी है और इसे छोड़ कर के भाग आई है। आप लोग अभी इस लड़की के बारे में समझ नहीं रहे हैं। यह सब देख करके और सुन करके लता जी की भी तो हालत ख़राब हो रही थी। इस मासूम से बच्ची के साथ क्या हो रहा है? इस औरत ने ऐसा क्यों कह रही है? आसी पर इस तरह से क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? हमारी आसी बिल्कुल ऐसी नहीं है। कैलाश जी कहने लगे, तुम सब लोग बहुत पछताओगे। तुम लोगों समझ नहीं रहे हो कि किस पर हाथ डाल रहे हो। यह किसी और की अमानत है। छोड़ दो मेरी बच्ची को, यह मेरी बच्ची है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ डालने की? इतना सुनकर के वह शेखावत ठहाके लगाकर फिर से हंस पड़ा और कहने
कहने लगा, तुम्हारी बच्ची? तुम सोच भी कैसे लिए हो कि यह तुम्हारी बच्ची है? 2 दिन क्या इसने तुम्हारे घर में रहना सीख लिया, तुम इसे अपनी बच्ची मान लिए हो? इस मासूम चेहरे पर मत जाओ, यह बहुत सातिर औरत है। इसने मुझे धोखा दिया, अपने अंकल आंटी को धोखा दिया, तुम लोगों को भी धोखा देकर एक दिन भाग जाएगी। आसी इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उस आदमी के पकड़ में छटपटा रही थी। वह उस सखावत से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह कोमल नाजुक सी आशी कहाँ से खुद को छुड़ा पाती, और उस भद्दे इंसान की पकड़ में वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बेबस समझ रही थी। इस वक्त इतने में ही सभी बॉडीगार्ड्स को हटा करके वह आदमी और उसके अंकल आंटी यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि मेन डोर पर अर्नव की गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी को देख करके वह तीनों पीछे मुड़ गए और देखने लगे। उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही गाड़ी आई हुई है और हमें उससे क्या, पर उसके अंदर से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकले। दूसरे गाड़ी में अर्नव था। अर्नव फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकला और वह आशी की तरफ बढ़ने लगा। वह देख रहा है कि एक बहुत ही अधेड़ उम्र का आदमी आसी को अपने हाथों से अजीब तरीके से आसी को पकड़ा हुआ था और आसी उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह आदमी उसे छोड़ नहीं रहा था। जब अर्नव अपनी आंखों से आसी को इस हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा था। वह बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि इस इंसान ने आशी को छुआ तो छुआ कैसे। वह बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। अर्नव उस आदमी के हाथों में गन देखा जो कि इस वक्त आशी पर ताने हुए था। यह देखकर अर्नव पूरे हैरान था और बिना कुछ सोचे समझे वह आसी के तरफ बढ़ने लगा। वह फ़ौरन से आसी के पास आ गया और उस आदमी के हाथों से वह गन कैसे ले लिया उसे पता भी नहीं चला। यह सब उस आदमी के पलक झपकाते ही हो गया। वह शेखावत पूरा हैरान था और कहने लगा, यह तुमने कैसे किया? अभी तो तुम वहाँ पर खड़े थे ना? अर्नव डेविल स्माइल करते हुए कहने लगा, तुम अभी समझते क्या हो अपने आप को? तुम यह सब जिसके भी कहने पर किए हो ना, वह मेरे पैरों की धूल के बराबर है। उसे बर्बाद करने में तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? शेखावत अभी भी आसी को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करने वाला हूँ। समझे तुम? मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तुम यहाँ के जो भी कोई भी होगे, पर मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और मुझे जाने दो। अर्नव शेखावत को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरे सामने बोलने की? विजय भी आकर के उस शेखावत के सामने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके हाथों को मरोड़ दिया। वह शेखावत दूसरे हाथों से आशी को पकड़ा हुआ था। उसके एक हाथ मुड़ जाने से दूसरा हाथ आशी को छोड़ दिया। आशी फ़ौरन से छूटते ही अर्नव के बाहों में आ गई। अर्नव आशी को अपनी बाहों में पाकर बहुत सुकून फील किया। अर्नव वह तो पूरा आशी के लिए डर ही गया था कि आशी को कुछ हो न जाए। विजय हाथ मरोड़ते हुए शेखावत से कहने लगा, तुम अभी जानते नहीं हो कि यह कौन है। तुम अभी तक जिंदा हो और अपने पैरों पर खड़े हो सिर्फ़ और सिर्फ इस लड़की को अपने हाथों में थामे हुए थे इस वजह से। और यही जानना चाहते हो ना कि यह कौन है? यह इस शहर के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन अर्नव खुराना है, जिससे कि लोग डरते हैं। अब समझे कि नहीं? वह शेखावत यह नाम सुनकर के पूरा हैरान नज़रों से अर्नव को देखने लगा, क्योंकि शेखावत यह नाम बहुत पहले ही सुन चुका था और वह यह भी जानता था कि इस शहर का खुराना इंडस्ट्री और खुराना परिवार बहुत ही रईस और इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल हैं। वह किसी को भी रातों रात गायब करने में एक्सपर्ट है। उनके नाम से बहुत लोग डरते भी हैं। यह सुनकर के वह आदमी फ़ौरन से अर्नव के पैरों में गिर कर के हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो इन दोनों के बहकावे में आ गया था। इन दोनों ने ही मुझे लालच दिखा कर के इस लड़की को मुझे बेचना चाह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी खास लगती हैं। अगर मुझे पता होता कि यह आपकी खास है तो मैं कभी भी नज़र उठाकर भी नहीं देखता। आशी की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। अर्नव आशी को अपनी बाहों में उठा कर के
उसे अंदर ले जाने लगा, पर वह आदमी अर्नव के पैरों को अपने हाथों से पकड़े हुए था, गिड़गिड़ा रहा था और माफ़ी मांग रहा था। पर इस बात की अर्नव पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह फ़ौरन से उस आदमी के हाथों को अपने पैरों से झटक दिया और आसी को अपने गोद में उठाकर उसे अंदर लेकर गया। उसके सारे बॉडीगार्ड्स आसी के अंकल आंटी और उस आदमी को पकड़ के विजय के कहने पर अंदर गार्डन एरिया में लेकर आते हैं। आसी के अंकल आंटी आंखें फाड़े हुए अर्नव को आसी को गोद में उठाए हुए अंदर ले जाते हुए देख रहे थे कि आखिर यह इतना बड़ा इंसान आसी को क्यों अपनी गोद में उठा करके इस तरह से ले जा रहा है। आखिर आसी और इस आदमी का क्या रिश्ता है। अर्नव आसी को अंदर हॉल में लेकर आता है। सब लोग आसी के पास आते हैं। लता जी कहने लगी, आसी बेटा कैसी हो आप, ठीक तो हो ना। आसी इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डर की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। सिमरन उसे फ़ौरन से पानी लेकर आती है। अर्नव उसे पानी पिलाता है और कहने लगा, बच्चा आप ठीक तो हो ना। आशी की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वह रोते हुए अर्नव के गले लग गई। 1 मिनट के लिए तो यह सब कुछ देखकर ये अर्नव का दिल में बहुत तेज टीस उठा था। वह अभी फ़ौरन से उन तीनों को जान से मार देना चाहता था, पर आशी को देख करके वह चुप हो गया और उसके पीठ को सहलाने लगा। इस वक्त घर के सभी लोग आसी के लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हो रहे थे। यह सब आसी के अंकल आंटी देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। आसी इतने बड़े घर की चहेती कैसे बन गई। रीना आसी की आंटी चिल्लाकर कहने लगी, तुम लोग सांप को दूध पिला रहे हो, समझ नहीं रहे हो क्यों। इस लड़की में क्या रखा है, तुम लोग इस लड़की को जानते तक नहीं हो। तभी पीछे से किसी की कड़क आवाज़ आई, तुम नहीं जानती हो कि हम कौन हैं। और रीना पीछे मुड़ कर के देखती है तो सरोजनी जी पीछे खड़ी थी। वह फ़ौरन से रीना को एक थप्पड़ लगाती हैं और कहने लगी, खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। हॉल में सभी लोगों की नज़र बाहर सरोजनी जी पर गया। वह देखने लगे और सभी लोग बाहर आए। अर्नव आकर कहने लगा, दादी माँ क्यों खामखा अपने हाथ गंदे कर रही हैं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आसी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मधु दौड़ते हुए आसी के पास गई और कहने लगी, भाभी आप ठीक तो हो ना, और अपने गले लगा ली। सरोजनी जी आसी के पास चली गई और वह भी आसी को गले लगा ली और कहने लगी, आप ठीक हो ना बेटा। आसी भी अपना सर हाँ में हिलाई और कहने लगी, मैं अच्छी हूँ दादी माँ, पर मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। इन लोगों को देख करके यह लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। मैं इन लोगों को यहाँ देखना भी नहीं चाहती हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ, अभी वह कह ही रही थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी। अर्नव उसे इस तरह रोता हुआ देख करके उसके करीब आया। सरोजनी जी उसे गले से लगाते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, यह लोग अब बचकर नहीं जाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, आपको डरना नहीं है। डरना तो अब इन लोगों को है, आपके साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया। तभी रीना चिल्लाकर कहने लगी, तुम सब लोग कौन हो जो इस तरह से आसी की बच्ची को इस तरह से कह रहे हो और इसे इतना मान सम्मान और प्यार दे रहे हो। ज़रूर इसने अपना जादू तुम सब लोगों पर भी चला दिया है। मोहन आसी का अंकल वह भी कहने लगा, आखिर तुम लोग हो कौन और इस तरह से इस लड़की को क्यों बचा रहे हो। यह लड़की मेरी भतीजी है, छोड़ दो इसे, जाने दो, मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सब लोगों को देख लूँगा एक एक करके। यह सुनकर के अजय उसके पास आया और कहने लगा, क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना तो। यह मेरी बहन है, समझे तुम। और वह फ़ौरन से मोहन को एक थप्पड़ दे मारा। अजय के एक थप्पड़ लगने से ही उसके कान सुन हो गए। रीना भी अजय की बात सुनकर हकलाते हुए कहने लगी, क्या क्या कहा तुमने, यह तुम्हारी बहन कैसे हो गई। इस लड़की का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है ना। लता जी सामने आई और कहने लगी, यही तो तुम्हारी भूल है कि इस लड़की की इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है। यह पूरा परिवार देख रही हो, इस लड़की की ही पूरा परिवार है, समझी। मैं उसकी मौसी हूँ, सोनिया मेरी बहन थी। रीना समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ।
कैसे आशी इस औरत की भांजी हो गई, सोनिया उसकी बहन, यह सब क्या है? आशी को अपना परिवार कैसे मिल गया? आशी सच में इतने बड़े घर आने की लड़की हो सकती है? उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर ऐसा कुछ उसे पता होता कि आशी इतने बड़े घर की पैसे वाली की बेटी निकलेगी तो वह कभी भी आशी के साथ ऐसी हरकत नहीं करती, बल्कि वह तो यहाँ पर आकर आराम से बैठे बैठे पैसे बटोरने की कोशिश करती इन लोगों से। पर वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा ही पछता रही थी, क्योंकि रीना और मोहन दोनों ही पैसे के भूखे थे। वह पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आशी अपने में हिम्मत करते हुए उठी और मोहन और रीना के करीब गई और कहने लगी, तुम दोनों समझ कैसे लिए कि मैं तुम लोगों के इंतज़ार में बैठी हूँ और तुम लोग ही मेरी दुनिया हो? यह मेरी भूल थी कि मैं जब वहाँ से भागी तब से मैं यहाँ पर आकर के इन लोगों से मिली और मुझे नहीं पता था कि मेरा इस दुनिया में अपना भी है। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम दोनों ही मेरी दुनिया दिख रहे थे, पर मैं गलत थी। अर्नव उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिम्मत दिया। आशी इस वक्त उन दोनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। पहले तो वह काफ़ी डर रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी रीना और मोहन से बात करने की, पर आज उसकी आंखों में वह डर बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर के मोहन कहने लगा, तुम इतनी निडर कैसे हो सकती हो? हम लोगों से तुम्हें तो डरना चाहिए था, और तुम भागने की हिम्मत कैसे की मेरे घर से? तुम बहुत बड़ी गलती कर दी भाग करके। हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से अपने घर को छोड़कर दर दर भटक रहे हैं तुम्हें खोजने के लिए। आशी कहने लगी, मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि तुम लोग मेरे लिए दर दर भटको। क्या ज़रूरत थी मुझे ढूंढने की? मैं तुम्हारी कौन सी अपनी औलाद थी जो कि तुम लोग मुझे इतना ढूंढ रहे थे? तुम लोग तो अपने मतलब के लिए मुझे ढूंढ रहे थे ना, इस आदमी से पैसा जो लिए थे और मुझसे शादी करवाना चाहते थे इस गंदे भद्दे इंसान के साथ। पर तुम भूल गए कि ऊपर वाला सब देख रहा है और वह गलत होते हुए किसी के साथ नहीं देख सकते हैं, समझे तुम लोग? विजय भाई, इन सबको मेरी आंखों के नज़रों से दफ़ा कीजिए, मुझे इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी है। इतना कहकर आशी उन लोगों से मुंह मोड़ ली। यह देखकर और सुनकर रीना और मोहन पूरे हैरान थे कि आशी इतना बदल चुकी है। वह आशी ही है या फिर कोई और लड़की? रीना रोते हुए कहने लगी, आशी बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी कोई इतनी बड़ी फैमिली भी हो सकती है। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। हम लोगों से गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो आशी बेटा। आशी फ़ौरन से रीना के पास गई और कहने लगी, तुम्हें और माफ़ी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूं? तुम लोगों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाया है। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूं और तुम लोग यहां से आराम से चले जाओ? बिल्कुल नहीं विजय भाई, इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दीजिए, मुझे इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। आशी के इस तरह बात सुनने से अर्नव कहने लगा, विजय भाई आशी जो कह रही है वह करिए। रीना, मोहन और शेखावत आंखें फाड़े हुए आशी को देख रहे थे कि आशी के कहने पर सब कैसे उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वह इसी सोच में थे कि आखिर आशी है कौन? सच में यह वही आशी है जिसे हम लोग इतने बेचारी और परेशान किए हुए थे। अभी रीना जो कुछ भी बोली थी वह तो सिर्फ उसका एक चाल था, ताकि आशी के नज़रों में अच्छी बन जाए और आशी के करीब रहे, ताकि इतने बड़े घर में वह रह सकती। वह दोनों सच में बहुत ज़्यादा ही लालची थे। इतना कह कर के आशी अंदर चली गई और मधु के हाथों को पकड़ के अपने कमरे में जाने लगी। अजय विजय से कुछ कहा और वह भी आशी के पीछे कमरे में चला गया। बाकी सब लोग हॉल में बैठ गए। विजय और अजय उन लोगों को बॉडीगार्ड से कह कर के बाहर गार्डन एरिया में उन तीनों को अपनी आंखों के सामने रखे थे, ताकि यह तीनों को अपनी आंखों से देख सके। आशी और अर्नव की शादी और इन तीनों को कहीं अलग रखना भी उन्हें सही नहीं लग रहा था कि अगर कहीं भाग गए और आशी को कहीं नुकसान पहुंचा दिया तो अर्नव इस वक्त अपनी आंखों के सामने ही इन तीनों को रखना चाहता था, ताकि आशी को एक भी खरोच न लगे। वह आशी के पीछे यही सोचकर गया कि आशी को कहेगा कि वह जब तक शादी न हो जाती है तब तक वह तीनों उन लोगों की आंखों के सामने रहेंगे और सारे फंक्शन होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। आशी यह सुनकर के कहने लगी, अर्नव जी यह भी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ।
मधु सिमरन के कमरे में गई और वॉशरूम में चली गई। अर्नव आरसी के करीब आया और कहने लगा, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उस इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जान को हाथ लगाने की? उसे टच भी कैसे किया? मैं तो उसके हाथ को ही काट देता। पर इस वक्त हमारे घर में जो शादी का माहौल चल रहा है, इस वजह से मैं रुक गया, वरना मैं तो उसे अभी। वह इतना कह ही रहा था कि आरसी उसके मुंह पर हाथ रख दी और कहने लगी, आप ज़्यादा बुरा मत बोलिए, हमारी शादी है तो शुभ शुभ बोलिए। और फिर आरसी अर्नव के गले लग गई। अर्नव भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। मैं भी अब यहीं पर रहूँगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उन तीनों पर, कुछ भी कर देंगे और मैं आपको कुछ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, समझिए आप। और आप मुझे भी रोक नहीं सकती हैं। मैं यहीं रहूँगा और सारी रस्में यहीं से होगा और हम दोनों शादी करने के बाद ही अपने घर जाएंगे साथ में। इतना सुनकर आरसी भी अपना सर हाँ में हिलाई और अर्नव के माथे को किस कर ली। तभी अर्नव की नज़रें आरसी के हाथों पर गया, जो कि आरसी की मेहंदी बहुत ज़्यादा ही रंग लाई हुई थी। अर्नव आरसी के दोनों हाथों को देखकर कहने लगा, वाह मेरी जान, आपके हाथों की मेहंदी तो बहुत ज़्यादा ही खिल गई है। देखा है आपने मेरे प्यार का कमाल? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जान, और यह रहा आपके हाथों पर सबूत। आरसी शर्माते हुए मुस्कुराती और अपना सर हाँ में हिलाई। तभी मधु वॉशरूम से बाहर आई, कहने लगी, भाई नीचे चलते हैं ना? आरसी का हाथ पकड़े हुए अर्नव नीचे आता है। इस वक्त अर्नव आरसी का हाथ पकड़े हुए सबके सामने आया और कहने लगा, मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सब लोग उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। तभी सरोजनी जी कहने लगी, क्या बात है बेटा, बताइए। अर्नव, दादी माँ, मैं आरसी के साथ इसी घर में रहूँगा और सारी रस्में मैं आरसी के साथ इसी घर में पूरा करूँगा। शादी के बाद ही अपने साथ आरसी को लेकर जाऊँगा अपने घर, क्योंकि मैं आरसी के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं आरसी को एक खरोच तक आने नहीं दे सकता हूँ। आप लोग अच्छे से जानते हैं। सब लोग अर्नव की बात समझ रहे थे और कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं अर्नव बेटा। कैलाश जी अर्नव के पास आए और कहने लगे, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो बेटा, हम सब लोग हैं ना, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि यह सब कैसे हैंडल करना है। आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता है। आपके रहते हुए आरसी को एक खरोच तो क्या, उसे कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता है। कैलाश जी बहुत अच्छे से अर्नव को जानते थे कि अर्नव क्या चीज़ है। आरसी भले ही ना जानती हो, पर घर के सभी लोग जानते थे। विजय उन तीनों को एक अंधेरे और बहुत ही डरावने कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर कोई भी लाइट्स ना थी, और इन तीनों को विंडो के करीब बांध दिया और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स लगा दिए। उसे विंडो से बाहर का सारा नज़ारा दिख रहा था, ताकि जो भी सारी रस्में अर्नव और आरसी करने वाले थे वह सब वह तीनों देख सकते थे। बहुत ही आराम से घर के सारे डेकोरेशन हो चुका था और संगीत की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। आरसी अपने कमरे में जाकर के रेडी होने लगी। अर्नव सारा इंतज़ाम देख करके वह भी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। आरसी ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी सी गाउन पहनी हुई थी, आँखों में काजल, रेड हल्के लिपस्टिक, खुले बाल, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। सिमरन मधु भी रेडी हो गई थी, वह लोग भी गाउन पहनी हुई थी। आरसी जब रेडी होकर ऊपर से नीचे आ रही थी तो सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि ब्लू कलर के गाउन में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अर्नव तो उसे देखता ही रह गया। आरसी जब नीचे आ गई तो लता जी आरसी के करीब गई और उसके हाथ को पकड़ के कहने लगी, आरसी बेटा आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, कहीं आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। और वह अपने आँखों के काजल से उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। अर्नव भी यह सब देख रहा था। आरसी सरोजनी जी के पास गई और सरोजनी जी कहने लगी, आरसी बेटा आप सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अर्नव भी आरसी के पास आकर खड़ा हो गया। आरसी के कान के पास जाकर कहने लगा, आपको देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी तो चाह रहा है कि मैं यहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाऊँ, आपको, जहाँ मेरे और आपके अलावा कोई ना हो। इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो मेरी जान। इस वक्त अर्नव बस आरसी को ही देखे जा रहा था और उसमें खो सा गया था।
तो इस वक्त उन दोनों को खोया हुआ रहने देते हैं, एक दूसरे में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।